Bismillahirrahmanirrahim. In the second part of today's lecture, we are going to start our next unit, unit number 16, Man and His Environment. Ecology is that branch of biology in which we study about the relationship between organism and environment. कि एक organism अपने environment को कैसे influence करता है और फिर environment organism को कैसे affect करता है. ये दोनों चीज़ें, ये जो inter relationship है, हम ecology के अंदर study करते हैं. If we talk about the levels of ecological organization, तो हमने 9th क्लास में यूनिट नंबर 1 में एक टॉपिक पढ़ा था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनिज्म किस तरह से अरेंज हैं पूरी अर्थ के ऊपर. ये सारा कुछ हम इकोलॉजी के अंदर लेवल्स में डिस्कस करते हैं. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग स्टार्ट करें तो पहला लेवल होता है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का, कि एक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो सकता है या मल्टी सेलुलर हो सकता है. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो इंटरब्रीड करते हैं, दे ग्रुप टुगेदर, दे लिव टुगेदर, दे प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, वो मिलकर स्पीशी बनाते हैं. फिर स्पीशी एक जगह पर रहती है, शेयर द सेम प्लेस, सेम लोकेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम, वो मिलकर पॉपुलेशन बनाती है. फिर डिफरेंट पॉपुलेशंस मिल के इकट्ठे रहते हैं, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, वो मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं. फिर कम्युनिटी मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं, जिसने हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, जिसमें इकोसिस्टम क्या होता है, एरिया वेयर लिविंग कंपोनेंट इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट. तो इकोसिस्टम एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट होता है एनवायरनमेंट का, यानी कि उसमें लिविंग फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं, और नॉन लिविंग फैक्टर्स जिनको हम एबायोटिक फैक्टर्स हैं, ये मिलकर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. देन इकोसिस्टम की एग्जांपल्स अगर हम देखें, नेचुरल इकोसिस्टम में पॉन्ड्स आ जाते हैं, एक लेक इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, लैंड इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, ये अलग है. और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जैसे इक्वेरियम है, दिस इज़ अ कॉमन एग्जांपल जो हम सेट करते हैं, वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की एग्जांपल है. देन कम बायोस्फीयर, लास्ट लेवल ऑफ द इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. इसे हम कहते हैं जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. ये वो रीजन है ज़मीन के ऊपर जहाँ पर कम्युनिटीज़ रहती हैं और जहाँ पर लाइफ प्रेजेंट है. ठीक है, सो इन द सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज़ विच आर इनहेबिटिंग द अर्थ, जो पूरी ज़मीन के ऊपर स्प्रेड हुए हैं, या ज़मीन के ऊपर जहाँ जहाँ पर भी इकोसिस्टम्स प्रेजेंट हैं, जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस रीजन को, अर्थ के उस रीजन को हम बायोस्फीयर कहते हैं. तो इन द सिंपल वर्ड ऑल इकोसिस्टम्स ऑन द अर्थ दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ बायोस्फीयर. तो बायोस्फीयर ओशन के से लेकर एक टॉप ऑफ द माउंटेन तक अगर हम जाएं तो वो पूरे ज़मीन का रीजन एक इकोसिस्टम ही है. मतलब देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम ना, इक्वेटिक इकोसिस्टम अलग है, लैंड इकोसिस्टम अलग है, डेजर्ट इकोसिस्टम अलग है. तो ओशन से लेकर माउंटेन तक ये सारी अर्थ का रीजन जहाँ पर डिफरेंट इकोसिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ये सारा का सारा रीजन बायोस्फीयर, and it is about 20 kilometers thick. So these are the levels of ecological organization. कि अगर हम ऑर्गेनिज्म से लेकर एक बायोस्फीयर के लेवल तक किस तरह से पहुंचते हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक का सीक्वेंस पता होना चाहिए. देन वी टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट. एबायोटिक एज वी ऑल नो, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि नॉन लिविंग फैक्टर ज़मीन पर जो है उनको हम एबायोटिक फैक्टर कहते हैं, जिसमें फिजिकल पैरामीटर्स आते हैं, जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, सॉइल है, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, सारे रीजन, ये सारी चीज़ें एबायोटिक फैक्टर्स बनाते हैं. बायोटिक फैक्टर्स इसके ऑपोजिट हैं, ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, ऑल द लिविंग पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, जिसमें ऑर्गेनिजम्स, इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम. जैसे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, तो हम इनको 3 डिस्ट्रीब्यूशन में क्लासीफाई करते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स में. प्रोड्यूसर्स एज वी ऑल नो दीज आर द प्लांट्स. ये ऑटोट्रॉफ्स हैं जो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. दे कैन बी प्लांट्स, ज़्यादातर प्लांट्स हैं, लेकिन वो एल्जी भी कुछ है जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेटिक हैं, वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. वो किस तरह से फूड प्रिपेयर करते हैं, एज वी ऑल नो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है कि इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट की प्रेजेंस में कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज के अंदर. इस तरह से फूड प्रिपेयर होती है. तो प्रोड्यूसर्स किसी भी इकोसिस्टम की बेस होते हैं, बिकॉज प्रोड्यूसर्स ही हैं जो सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, वो एनर्जी फिर सारे ऑर्गेनिजम्स तक
डिस्ट्रीब्यूट होती है इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो इसलिए प्रोड्यूसर्स को बेसिस ऑफ एनी इकोसिस्टम कंसीडर किया जाता है। अगर हम लैंड इकोसिस्टम की बात करें, जिसे हम टेरिस्ट्रियल कहते हैं, टेरिस्ट्रियल मीन्स लैंड, लैंड इकोसिस्टम ज़मीन के ऊपर प्लांट्स जो हैं, ग्रीन प्लांट्स दे आर द मेन प्रोड्यूसर्स। अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम पानी की बात करें तो उसमें काफ़ी फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेटिक हैं, जिसमें सबसे कॉमन जैसे एल्गी है मेनली। इन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स की डेफिनेशन भी आपसे पूछ लेते हैं अक्सर, तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वेटिक सिस्टम में देयर आर मैनी फ्लोटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो फूड प्रिपेयर करते हैं मैरीन एनवायरनमेंट के ऑर्गेनिजम्स के लिए, दे आर द फाइटोप्लैंक्टन्स। इसके अलावा शैलो वाटर रूटेड प्लांट्स, कुछ इक्वेटिक प्लांट्स हैं जो पानी के अंदर एनरूटेड हैं, उनको भी हम प्रोड्यूसर्स कंसीडर करते हैं इन द इक्वेटिक इकोसिस्टम। Okay, so in third part of today's lecture, we are going to discuss about consumers. Consumers उन organisms को कहते हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते। They are heterotrophs, वो producers के ऊपर यानी प्लांट्स पर, कुछ एल्गी पर, कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पर डिपेंड करेंगे, ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करेंगे और उनसे अपनी फूड लेंगे। इसमें मेनली एनिमल्स आ जाते हैं, फंजाई, कुछ प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, ये सारे के सारे heterotrophs हैं। एनिमल्स, वी टॉक अबाउट द मेन कंज्यूमर। सो एनिमल्स आर द मेजर कंज्यूमर। इनको हम दो ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स हैं जो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि रैबिट है, दिस इज़ अ हर्बीवोर एनिमल। कैटल, डियर, इसके अलावा गोट, काउस, ये सारे के सारे जो डायरेक्टली प्लांट्स या उसके प्रोडक्ट्स को खाते हैं, दीज आर द हर्बीवोर्स। इन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। देन सेकेंड क्लास ऑफ एनिमल्स इज कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स से अपनी फूड लेते हैं। इसमें 3 लेवल्स हैं, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर एंड टर्शरी कार्निवोर। प्राइमरी कार्निवोर वो एनिमल्स हैं जो हर्बीवोर्स को खाते हैं। इसमें हमारे पास आ जाती हैं प्रीडेटरी बर्ड्स, फिश, स्नेक, फ्रॉग आ जाती हैं, फॉक्स आ जाती हैं। इन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। देन सेकेंडरी कार्निवोर्स वो एनिमल्स हैं जो प्राइमरी कार्निवोर्स को खाते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट एनिमल जैसे वुल्फ, ओल, ये आ जाते हैं। इनको हम टर्शरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। देन टर्शरी कार्निवोर्स वो एनिमल्स हैं जो लास्ट लेवल बना रहे हैं कार्निवोर्स का, और ये टॉप कार्निवोर्स होते हैं। इनसे ऊपर कोई एनिमल नहीं मौजूद जो इनको खाए, लेकिन ये सेकेंडरी कार्निवोर्स को खाते हैं। इनको खाने के लिए कोई एनिमल नहीं है, तो इनके स्पीशी में आपस में एक कंपटीशन होता है सर्वाइवल के लिए। सो इस तरह से ये 3 लेवल्स हैं हमारे पास कार्निवोर्स के, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर एंड टर्शरी कार्निवोर। आपको डिफरेंस आता है तीनों में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्निवोर, या प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर में भी डिफरेंस आ जाता है। देन नेक्स्ट डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, डेड बॉडीज से फूड गेट करते हैं। एनिमल्स, प्लांट्स की जो डेड बॉडीज, डिकेइंग मैटर होता है, उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। स्पेशल किस्म के एंजाइम्स हैं जिन्हें हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय डीकम्पोजर्स। वो डाइजेस्टिव एंजाइम डेड बॉडीज को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में। फिर क्या करते हैं कि जो जितनी एनर्जी, जितने न्यूट्रेंट्स इन डीकम्पोजर्स को चाहिए वो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बाकी जो न्यूट्रेंट्स बच जाते हैं, जो इनऑर्गेनिक मटेरियल बच जाता है आफ्टर द डीकम्पोजिशन, उसको इस सॉइल में रिलीज़ कर देते हैं, जिसको प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स यूटिलाइज कर लेते हैं। तो इस सॉइल की फर्टिलिटी भी इन्हांस होती है इनसे। इस एग्जाम्पल में हमारे पास बैक्टीरिया आ जाता है, फंजाई, दीज आर द मेन डीकम्पोजर्स जो डेड बॉडीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं। In the fourth part of today's lecture, we are going to discuss about flow of energy. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रॉफिक लेवल क्या है। ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या है? लेवल एट विच एन ऑर्गेनिज्म फीड इन अ फूड चेन। इफ यू कैन सी द फिगर 16.1, ऑर्गेनिज्म जिस तरह से प्रेजेंट है और एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहा है अपनी फूड के लिए। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं फूड चेन। जैसे प्लांट्स हैं तो वो फूड किससे, उनको खाने के लिए हर्बीवोर प्रेजेंट है, हर्बीवोर को खाने के लिए प्राइमरी कार्निवोर, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। इस अरेंजमेंट को हम फूड चेन कहते हैं। ट्रॉफिक लेवल इज़ द लेवल एट विच एन ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इन अ फूड चेन। जैसे प्लांट सबसे पहले प्रेजेंट है तो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। हर्बीवोर्स सेकंड नंबर पे प्रेजेंट है, जिन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं, तो ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल है। फिर कार्निवोर्स आते हैं जो थर्ड पे प्रेजेंट है, और उसमें भी पहले प्राइमरी कार्निवोर है जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल बना रहे हैं, फिर सेकेंडरी कार्निवोर है जो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल बना रहे हैं, टर्शरी कार्निवोर है जो फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल पे बना रहे हैं। सो जिस तरह से एनिमल्स अरेंज्ड है एक फूड चेन के अंदर, उसकी उस पोजीशन को, उस लेवल को हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। प्रोड्यूसर्स हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बनाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल बनाएंगे, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर एंड सो ऑन।
एनर्जी हमेशा फ्लो करती है यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, सबसे पहले और दूसरी बात यूनिडायरेक्शनल मीन्स कि एक ही डायरेक्शन में प्लांट्स उसको ट्रैप कर रहे हैं एनर्जी को सन से, और वो आगे पास ऑन होती जा रही है हर्बीवोर्स पे, सेकेंडरी प्राइमरी कार्निवोर्स पे, सेकेंडरी कार्निवोर और फिर टर्शरी कार्निवोर्स तक। सबसे पहले क्या होगा कि सनलाइट एनर्जी वुड बी ट्रैप बाय प्रोड्यूसर्स फोटोसेंसिस परफॉर्म करेंगे, वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। जितनी एनर्जी प्लांट्स को अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ करने के लिए चाहिए वो उस केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी और हीट में कन्वर्ट कर लेंगे। बाकी एनर्जी उनकी बॉडी के अंदर ही स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। फिर आगे फर्दर ऑन नेक्स्ट पे क्या होगा कि हर्बीवोर्स जब प्रोड्यूसर्स को खाएंगे तो वो जो केमिकल एनर्जी है वो हर्बीवोर्स में चली जाएगी। हर्बीवोर्स वुड डू द सेम कि जितनी एनर्जी उनको चाहिए होगी वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे और कुछ हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी, बाकी केमिकल एनर्जी एज इट इज़ उनकी बॉडी में स्टोर हो जाएगी। देन कार्निवोर्स जब हर्बीवोर्स को खाएंगे तो वो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी कार्निवोर्स में चली जाएगी, जितनी एनर्जी उनको चाहिए होगी वो उनकी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी में, और बाकी उनकी बॉडी के अंदर स्टोर रहेगी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। फिर लास्ट पे जब डेथ होगी प्लांट्स की और हर्बीवोर्स की, कार्निवोर्स की, तो जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है इनकी बॉडीज़ में उनको डीकम्पोजर्स यूटिलाइज कर लेंगे जब वो रिड्यूसिंग का फिनोमेना करेंगे और डेड बॉडीज़ को ब्रेक डाउन करेंगे। तो इस तरह से एनर्जी फ्लो करेगी इन एन इकोसिस्टम। In the last part of today's lecture, we are going to talk about the principle of energy flow. So, energy flow में दो चीज़ें आती हैं। पहली बात तो ये कि energy flow would always be unidirectional and constant. एनर्जी हमेशा फ्लो करेगी कॉन्स्टेंटली विदाउट स्टॉपिंग, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक एक ही डायरेक्शन में। सूरज की रोशनी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में, सोलर एनर्जी वुड बी कन्वर्टेड टू द केमिकल एनर्जी बाय प्लांट्स उसको आगे पास ऑन करते रहेंगे, यानी कि हर्बीवोर्स जब खाएंगे प्लांट्स को तो उन तक चली जाएगी, फिर कार्निवोर्स जब खाएंगे तो वो उन तक चली जाए, फिर कार्निवोर्स को जब डीकम्पोजर्स डेड बॉडीज दिखे होंगी तब उन तक चली जाएगी। सो देयर इज़ ए कांस्टेंट flow of energy, there's a constant transfer of energy from sun to producers to consumers and to decomposers. Second very important thing कि हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर एनर्जी पहले से कम हो जाएगी। सबसे ज़्यादा एनर्जी प्लांट्स के पास होगी क्योंकि उन्होंने सोलर एनर्जी ट्रैप की है, तो जितनी एनर्जी उनको चाहिए थी उन्होंने केमिकल में कन्वर्ट कर ली, बाकी का जो लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी थी उसमें यूटिलाइज़ कर ली इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कुछ हीट की फॉर्म में डिसिपेट होगी। जब हर्बीवोर्स खाएंगे तो उनके पास कम एनर्जी ट्रांसफ़र होगी क्योंकि कुछ हीट की फॉर्म में डिसिपेट हुई है, तो जितनी केमिकल एनर्जी स्टोर होगी प्लांट बॉडी में सिर्फ वो हर्बीवोर तक जाएगी। फिर हर्बीवोर भी इसी तरह करते हैं कि जितनी एनर्जी उनको चाहिए होती है वो उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, कुछ हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है, बाकी जो बच जाती है केमिकल एनर्जी वो उनकी बॉडी के टिश्यूज़ में स्टोर रहती है। तो फिर कार्निवोर्स जब खाएंगे हर्बीवोर्स तक तो उन तक जो एनर्जी आएगी वो ऑब्वियसली केमिकल एनर्जी कम होगी जो हर्बीवोर्स के पास थी। कार्निवोर्स भी इसी तरह करते हैं कि जितनी केमिकल एनर्जी उनको चाहिए उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट कर लेंगे और यूटिलाइज़ कर लेंगे, कुछ हीट की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगी, बाकी जो बच जाएगी केमिकल एनर्जी वो उनकी बॉडी में स्टोर हो जाएगी। तो सबसे कम एनर्जी मिलती है डीकम्पोजर्स को क्योंकि वो बची हुई एनर्जी होती है जो बच जाती है केमिकल एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल, वो फिर डेड बॉडीज़ को जब डिके करते हैं तो वो डीकम्पोजर्स उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो दो बेसिक चीज़ें हैं कि देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट, यूनिडायरेक्शनल होगी, एंड सेकेंडली देयर इज़ अ डिक्रीज इन द एनर्जी at each trophic level. सो ये सारा जो स्टोरेज ऑफ एनर्जी है और जो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी है, एनर्जी खर्च किस तरह से हो रही है, स्टोर किस तरह से हो रही है ट्रॉपिक लेवल्स पर, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये स्टेट करते हैं कि एनर्जी इज़ नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। प्लांट्स एनर्जी क्रिएट नहीं करते, वो कैप्चर करते हैं सोलर एनर्जी को, फिर वो उसको ट्रांसफ़र करते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर और फिर वो आगे एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक ट्रांसफ़र होती है। सो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म to another. Bismillahirrahmanirrahim. In the first part of today's lecture we are going to talk about food chain and food web. Food chain and food web are means by which materials flow in an ecosystem. बायोमास है या फूड है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक फ्लो करती है थ्रू फूड चेन और फूड वेब। फर्स्ट ऑफ ऑल फूड चेन की अगर हम लोग बात करें, दिस इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम इन सच अ वे दैट एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ अ सोर्स ऑफ फूड फॉर एन अदर ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, उसको खाने के लिए कोई और ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उसको खाने के लिए कोई और ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है।
अब ये अरेंज इस तरह से है फूड चेन में कि हर ऑर्गेनिज्म अपने से पहले वाले ऑर्गेनिज्म को खाएगा और ख़ुद उसको खाने के लिए जो ऑर्गेनिज्म है वो उसके बाद प्रेजेंट है फूड चेन में. इफ़ यू कैन सी इन द फिगर कि ग्रास को खाने के लिए ग्रास होपर प्रेजेंट है, ग्रास होपर को खाने के लिए स्पैरोस प्रेजेंट है, स्पैरोस को खाने के लिए हॉक प्रेजेंट है. अब फूड चेन को अगर हम लोग डिफ़ाइन करें तो अकॉर्डिंग टू द फूड चेन हर ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिज्म को खाएगा जो उससे पहले प्रेजेंट है फूड चेन में. लाइक ग्रास होपर विल ईट ग्रास और ख़ुद वो प्रे उस एनिमल का, उस ऑर्गेनिज्म का बनेगा जो उसके बाद प्रेजेंट है फूड चेन में. जैसे ग्रास होपर को खाएगी स्पैरो. इसमें स्पैरो है तो स्पैरो खुद किसको खाएगी, ग्रास होपर को, और स्पैरो को कौन खाएगा, हॉक. तो दिस अरेंजमेंट मेक्स अ फूड चेन कि एवरी ऑर्गेनिज्म फीड्स द ऑर्गेनिज्म विच इज़ प्रेजेंट बिफोर इट एंड इट सेल्फ दैट ऑर्गेनिज्म विल बिकम प्रे ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच इज़ प्रेजेंट आफ्टर इट इन द फूड चेन. तो 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल का न्यूट्रिटिव इंट्रैक्शन होता है. जितनी शॉर्टर फूड चेन होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी अवेलेबिलिटी होगी ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि शॉर्टर फूड चेन होगी तो ट्रॉफिक लेवल्स कम है. तो अगर बड़ी फूड चेन होगी तो बड़ा ट्रॉफिक लेवल का नंबर ज़्यादा है तो आखिरी वाले जो मेंबर्स होंगे उनको एनर्जी कम मिलेगी. तो एक न्यूट्रिटिव इंट्रैक्शन है. प्रोड्यूसर से हमेशा फूड चेन स्टार्ट होगी. प्लांट से, प्लांट्स को खाएंगे हर्बीवोर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाएंगे टर्शरी कंज्यूमर्स. अब फूड चेन इस तरह से सिंपल नहीं होती. दिस इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड लिंक्ड ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स. जैसे ग्रास है, उसको सिर्फ खाने के लिए ग्रास होपर प्रेजेंट नहीं है, माउस है, रैबिट है, कैटल्स, डियर, गोट, सब ग्रास खाते हैं. तो इस वजह से क्या होता है कि पूरी जो हमारी फूड चेन है वो शॉर्टर या सिंपल या लीनियर नहीं हो सकती, इट इज़ कॉम्प्लेक्स. तो शॉर्टर फूड चेन्स दे इंटरकनेक्ट विद ईच अदर एंड दे मेक अ वेब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम फूड वेब कहते हैं. यू कैन सी इन द एग्जांपल, ग्रास को खाने के लिए ग्रास होपर भी है, रैबिट भी है, माउस भी है. माउस को आगे से स्नेक भी खाएगा और हॉक भी खाता है. ग्रास होपर को आगे से लिजर्ड भी खाती है और ग्रास होपर को हॉक भी खाता है, लिजर्ड को हॉक खाती है. तो ये जो शॉर्टर फूड चेन्स हैं दे हैव लिंक्ड, they are interconnected with each other due to nutritive interaction. इस अरेंजमेंट को जो interconnected food chains and they are making a web like structure which is called food web. In the second part of today's lecture, we are going to start our next topic, ecological pyramids. Pyramids, as we all know, कि एक particular triangular shape mountains हैं जो इजिप्ट में present हैं, उनको pyramids कहते हैं. इकोलॉजिकल pyramid का कॉन्सेप्ट सबसे पहले चार्ल्स हिल्टन एक साइंटिस्ट था, उसने इंट्रोड्यूस करवाया था. उसने नोट किया कि वो ऑर्गेनिजम्स जो शुरू में प्रेजेंट है, एक फूड चेन उसने ऑब्जर्व की और उसने कहा कि वो ऑर्गेनिज्म जो स्टार्टिंग वाले ट्रॉफिक लेवल से प्रेजेंट हैं उनका नंबर ज़्यादा है एज़ कम्पेरेटिव टू वो एनिमल्स जो लास्ट पे प्रेजेंट हैं ट्रॉफिक लेवल के. इसी तरह उसने ये इस बेस पर उसने एक कुछ हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस बताई. पिरामिड्स ऑफ नंबर्स जिनको हम कहते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास कहते हैं, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी कहते हैं. यानी कि उसने ग्राफिकली फिगर्स की फॉर्म में शो किया कि एक इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स किस तरह से अरेंज हैं. तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है कि कितने इंडिविजुअल्स यानी कितने ऑर्गेनिजम्स या कितने बायोमास, कितनी एनर्जी हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर प्रेजेंट है एक फूड चेन में, उसको हम इकोलॉजी pyramid कहते हैं. What is ecological pyramid? It is basically a graphical representation. If you can see in the figure कि एक ग्राफ की फॉर्म में, एक फिगर की फॉर्म में उस साइंटिस्ट ने चार्ल्स हिल्टन ने शो किया कि कौन से ट्रॉफिक लेवल पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, सबसे ज़्यादा बायोमास प्रेजेंट है, सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट है, और कौन से ट्रॉफिक लेवल पर सबसे कम मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, सबसे कम एनर्जी प्रेजेंट है, सबसे कम बायोमास है. तो उसको उसने एक पिरामिड की फॉर्म में शो किया जिसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड. सो देयर आर 3 टाइप्स, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी. उसने 3 में डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन हमारे पास अभी जो हमारी बुक में वो 2 ही डिस्कस हुए हैं, पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ बायोमास. पिरामिड ऑफ नंबर में बेसिकली इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में चार्ल्स हिल्टन ने ये शो किया कि किस ट्रॉफिक लेवल पर कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं पर यूनिट एरिया. जैसे प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर में प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, तो उसने उनको नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के हिसाब से अरेंज किया. उसने ये कहा कि प्रोड्यूसर्स इस ज़मीन पर सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हैं, फिर उससे कम
जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर हैं और सबसे कम टर्शरी कंज्यूमर प्रेजेंट है। यू कैन सी इन द फिगर, सबसे ज़्यादा अमाउंट में सबसे नीचे जो दे हैव शोन प्रोड्यूसर, उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर, उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर और सबसे कम नंबर टर्शरी कंज्यूमर का है विद इन द इकोसिस्टम पर यूनिट एरिया। सेकेंडली उसने ये बात बोली कि जिन ऑर्गेनिजम्स का नंबर ज़्यादा है उनका साइज स्मॉल है, लाइक प्रोड्यूसर्स आर लार्जर इन नंबर लेकिन उनका साइज स्मॉल है, और टर्शरी कंज्यूमर सबसे स्मॉल लेस है नंबर में लेकिन उनका साइज सबसे बड़ा है। तो उसने साइज और नंबर दोनों के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को पायरामिड्स में अरेंज किया। उसने ये कहा कि प्रोड्यूसर्स का सबसे ज़्यादा अमाउंट है, सबसे ज़्यादा नंबर प्रेजेंट है इकोसिस्टम में लेकिन उनके साइज सबसे स्मॉल हैं, और सबसे कम नंबर टर्शरी कंज्यूमर्स का है लेकिन उनका साइज़ बड़ा है। इस तरह से उसने पिरामिड की फॉर्म में इन ऑर्गेनिजम्स को अरेंज किया। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पर यूनिट एरिया एट ट्रॉफिक लेवल्स, एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, उस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। एंड अकॉर्डिंग टू इट प्रोड्यूसर्स आर प्रेजेंट इन लार्जर नंबर एंड कंज्यूमर्स, जो टर्शरी कंज्यूमर हैं दे आर प्रेजेंट इन स्मॉलर नंबर। और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि प्रोड्यूसर्स का साइज स्मॉल है और टर्शरी कंज्यूमर का साइज सबसे बड़ा है। इसी तरह से सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसने शो की चार्ल्स हिल्टन ने, वो बायोमास की बायोमास क्या है? टोटल लिविंग या ऑर्गेनिक मैटर जो पूरे इकोसिस्टम में प्रेजेंट है उसको हम बायोमास कहते हैं। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स हिल्टन सबसे ज़्यादा बायोमास प्लांट्स के पास होता है। ऑब्वियसली वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं, तो सबसे ज़्यादा बायोमास प्रोड्यूसर्स के पास जाता है। फिर उससे कम हर्बीवोर्स यानी जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर हैं, उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर, और सबसे कम जो बायोमास है वो टर्शरी कंज्यूमर वाले ट्रॉफिक लेवल तक पहुँचता है। इसको उसने पिरामिड की फॉर्म में अरेंज किया। अगेन उसने ये कहा कि मैक्सिमम जो बायोमास है वो प्रोड्यूसर में है, उसने उसको बॉटम पे शो किया। और जैसे जैसे हम आगे मूव करते हैं फ्रॉम हाई लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हाई ट्रॉफिक लेवल, जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं दिस इज अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द बायोमास। तो सबसे ज़्यादा बायोमास प्लांट्स के पास है लेकिन सबसे कम बायोमास टर्शरी कंज्यूमर जो सबसे टॉप कार्निवोर्स हैं उनके पास है। In third part of today's lecture, we are going to start a very important topic, biogeochemical cycles. First of all, we all need to know कि environment is a source of materials for all living organism. Environment में bio elements present हैं जिसको organisms use करते हैं अपनी metabolic activities perform करने के लिए, अपनी body mass बनाने के लिए, और फिर वो materials जो वेस्ट होते हैं या जो बच जाते हैं या मेटाबोलाइज्ड हो जाते हैं तो वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में दोबारा से इन्वायरमेंट में ऐड हो जाते हैं। इन द सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट से लेकर मटेरियल्स उनको यूटिलाइज़ करते हैं अपने पर्पसेस के लिए और दोबारा से इन्वायरमेंट में ही रिलीज़ कर देते हैं। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट, ये एक साइक्लिक पाथवे है। सो दैट साइकिल इज़ बेसिकली कॉल्ड अ बायोजियोकेमिकल साइकिल थ्रू विच मटेरियल्स आर बेसिकली मूविंग फ्रॉम इन्वायरमेंट टू ऑर्गेनिज्म एंड देन बैक फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू द इन्वायरमेंट, दोबारा इन्वायरमेंट में वो वापस चले जाते हैं। तो ये जो एक्सचेंज है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, इसलिए इसको हम न्यूट्रिएंट साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इसी वजह से ऑर्गेनिजम्स अपना बॉडी मास बिल्ड करते हैं, अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं और फिर जब वो दोबारा इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देते हैं इनको तो वो एक स्टेबल कॉम्पोजिशन भी मेनटेन रहती है एटमॉस्फेयर की। तो ये जो साइक्लिक पाथवे है in which we study about the exchange of material between organism and environment, this is called biogeochemical cycle. उसमें आज हमने फर्स्ट साइकिल स्टार्ट करना है, कार्बन साइकिल। इसे हम परफेक्ट साइकिल कहते हैं बिकॉज जिस तरह से कार्बन ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज करते हैं एनवायरनमेंट से, वो कार्बन लेते हैं और उसी तरह से उसको दोबारा से एनवायरनमेंट में रिलीज़ भी करते हैं, यानी कि परफेक्ट एक्सचेंज है कार्बन का फ्रॉम एनवायरनमेंट टू ऑर्गेनिज्म एंड देन बैक टू द एनवायरनमेंट, इसलिए कार्बन साइकिल को हम एक परफेक्ट साइकिल कहते हैं। कार्बन के अगर हम ऑकरेंस देखें तो बेसिकली एज वी ऑल नो कार्बन एटम एक बायोमोलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। कार्बन एक बायो एलिमेंट है इटसेल्फ। कार्बन नेचर में अगर हम एलिमेंटल फॉर्म में देखें तो डायमंड की फॉर्म में, ग्रेफाइट की फॉर्म में प्रेजेंट है। हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस, उसमें कार्बन प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर हम मेजर सोर्स की बात करें जो हमारा हम लिविंग वर्ल्ड में कार्बन यानी हम तक जो आती है, जो प्लांट्स तक आती है कार्बन, वो आती है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है
वो मेजर सोर्स है कार्बन का। फॉसिल फ्यूल्स इसके अलावा जैसे कि पीट एक वर्ड लिखा, दिस इज़ बेसिकली द वेजिटेबल मैटर, जो डिकेड वेजिटेबल मैटर उसको पीट कहते हैं। कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इन सब में भी कार्बन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कार्बोनेट्स जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, अर्थ के इनर लेयर के अंदर, उसमें भी दे ऑल्सो गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सोर्सेज हैं कार्बन के। इन सोर्सेज में हम ये बात करते हैं कि कार्बन हम कहाँ कहाँ से गेट कर सकते हैं, उसकी ऑकरेंस, कार्बन कहाँ कहाँ पर मौजूद है। तो एक तो बायोमोलिक्यूल्स का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कार्बन, ग्रेफाइट और डायमंड की फॉर्म में प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में, वाटर में, एटमॉस्फेयर में, इक्वेटिक इन्वायरमेंट में भी प्रेजेंट है डिजॉल्व फॉर्म में। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स में जैसे पीट है जिसे हम वेजिटेबल मैटर कहते हैं, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इन सब में कार्बन प्रेजेंट है। और अर्थ की जो इनर मोस्ट लेयर है, अर्थ क्रस्ट जिसको हम कहते हैं, उसमें भी कार्बोनेट्स प्रेजेंट है, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। अब इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है, यानी कि वो किस तरह से अब ये कह लें कि आती किस तरह से लिविंग वर्ल्ड में, तो एज़ वी ऑल नो कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ज़रूरी है। सबसे पहले क्या होता है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, वो ट्रैप करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सोलर एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को, वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है फूड के अंदर, यानी ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स हैं उनमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब कार्बन हमने एटमॉस्फेयर से ली, प्लांट्स ने ली और उसको कन्वर्ट कर दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज में। जैसे ही प्रोड्यूसर्स ने तो प्रोड्यूस कर दी फूड, अब उसको खाने के लिए आएंगे हर्बीवोर्स, तो हर्बीवोर्स की बॉडी का कार्बन हिस्सा बन जाएगा। फिर हर्बीवोर्स को खाने के लिए आएंगे प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स, बारी बारी फिर टर्शियरी कार्निवोर्स, उनको खाने के लिए आएंगे डीकम्पोजर्स आएंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि कार्बन हमारी फूड चेन में एंटर हो गया और जो जो ऑर्गेनिज्म फूड खाएगा उसके अंदर कार्बन जो है वो एज अ बायोमास ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस तरह से कार्बन एटमॉस्फेयर से हमारी लिविंग वर्ल्ड में एंटर होता है। तो व्हाट प्रोसेस इज इन्वॉल्व? द सिंपलेस्ट प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इन्वॉल्व है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे और कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आपकी फूड चेन में एंटर हो जाएगी। और अब आ तो गई है वापस, यानी हमने इन्वायरमेंट से कार्बन ले ली, अब उसको रिटर्न बैक करना है एटमॉस्फेयर में दोबारा। तो वो कौन से प्रोसेस से होगा? रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, एज वी ऑल नो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होती है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। इसके अलावा डीकम्पोजर्स जब डेड बॉडीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं तो वो ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं और दोबारा से इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन ऐड हो जाएगी। इसके अलावा जब ये फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं, वुड बर्न होती है, तो इसमें भी लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। सो दिस इज हाउ अ कार्बन cycle work. In the last part of today's lecture, if you can see in the figure from your book or from the slide, this is figure number 16.7 from the book. कार्बन साइकिल उन्होंने आपको शो किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप सबसे ऊपर देखें तो उन्होंने एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है। एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अब साथ ही नीचे ग्रीन प्लांट शो किए हुए उन्होंने, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और फूड बनाते हैं। फूड बाय द मीन ऑफ एरो दे हैव शोन कि इट इज़ ईटन बाय एन एनिमल। फिर एनिमल जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस शो करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाती है, यानी इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ली और इन्वायरमेंट में ही हमने वापस रिटर्न कर दी। अब सेकंड एरो जा रहा है वाटर के अंदर। वाटर में एक्वेटिक प्लांट्स प्रेजेंट हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करेंगे, फूड बनाएंगे। वो एरो नेक्स्ट फिश की तरफ जा रहा है, यानी फिश इज़ यूटिलाइजिंग द फूड। फिर उस फिश ने रेस्पिरेशन करनी है, प्लांट्स ने रेस्पिरेशन करनी है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से इन्वायरमेंट के अंदर एंटर हो जाएगी। रेस्पिरेशन इज शोन बाय बोथ, प्लांट भी और जो ईटर्स हैं वो भी शो करेंगे। फिर नेक्स्ट जो एरो है वो शोज कर रहा है फॉसिल फ्यूल्स को, यानी वो एनिमल्स आफ्टर डेथ, प्लांट्स आफ्टर डेथ, ये सारे के सारे जो ज़मीन पर हैं वो भी और जो वाटर में हैं वो भी, दे बिकम डेड बॉडीज़। अर्थ क्रस्ट में उन्होंने फॉसिल फ्यूल्स लिखी हुई हैं। जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न होती हैं तो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, वो एयर में चली जाएगी। इसी तरह व्हीकल्स जो के में हैं वहाँ से जो एग्जॉस्ट होगा उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, जब वो कंबस्शन का प्रोसेस होगा वो जलेंगी तो वो एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी। सो दिस इज़ हाउ एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर एनवायरनमेंट में वापस वो रिटर्न हो जाती है। इन्फॉर्मेशन बॉक्सेस हैं, इनको आपने रीड कर लेना। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए स्पीशी की डेफिनेशन हमने कल भी पढ़ ली थी। एक लिखा हुआ था बायोस्फीयर के बारे में कि
बायोस्फीयर एज वी टोल्ड कि इसको हम बेल्ट से कंपेयर करते हैं, दिस इज जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो दे हैव कंपेयर इट के विद एन एप्पल, के एक एप्पल जितना अगर अर्थ का साइज़ हो तो बायोस्फीयर की थिकनेस कितनी होगी, जितना एप्पल का छिलका है जब हम उसको पील ऑफ करते हैं तो जो उसकी स्किन उतरती है उतनी थिकनेस है बायोस्फीयर की। Omnivores are the consumers that eat both animals and plants. कल हमने पढ़े थे दो टाइप्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स पौधों को खाते हैं, कार्निवोर्स वो एनिमल्स हैं जो एनिमल्स को ही खाते हैं, और ऑमनीवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनिमल्स भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, फ्लैश ईटर भी हैं और प्रोड्यूसर ईटर भी हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स। शॉर्ट के लिए कर लेने हैं, बायोमास की डेफिनेशन कर लेनी है। And the last is balance of carbon cycle has been upset by deforestation and excessive burning of fossil fuel. Actually deforestation जब होती है, दरख्त कटते हैं तो दरख्त फोटोसिंथेसिस करते हैं, जब दरख्त नहीं होंगे, ट्रीज़ नहीं होंगे तो एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जमा होती जाएगी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी और एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारे फिनोमेनास प्रोड्यूस होंगे। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In the first part of today's lecture, we are going to start our next cycle, nitrogen cycle. Last lecture में हमने कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने सोर्सेज पढ़े थे, देन पढ़ा कि कार्बन हमारी फूड चेन में एंटर फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है और वो रिलीज फिर रेस्पिरेशन और बर्निंग के प्रोसेस के थ्रू हो जाता है। आज हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन साइकिल। अगर हम इसके सोर्सेज देखें तो इम्पॉर्टेंट जो सोर्सेज हैं नाइट्रोजन साइकिल के वो हैं बेसिकली हमारा अगर हम एटमॉस्फेयर देखें तो उसमें 78% फ्री फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो डायरेक्टली जो हम नाइट्रोजन ले सकते हैं, नाइट्रोजन साइकिल में जो नाइट्रोजन यूज़ होती है वो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन ही होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन की अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बायो एलिमेंट। ये बहुत से बायोमोलिक्यूल्स का हिस्सा है, जैसे प्रोटीन्स हैं उसमें माइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड है जिसमें DNA, RNA, उसमें नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होती हैं, एडेनिन, साइटोसिन, थायामिन, गुआनिन, यूरासिल, ये सारी नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस हैं जो हमारे DNA और RNA में प्रेजेंट है। इफ वी टॉक अबाउट वाई द नाइट्रोजन साइकिल इज़ इम्पॉर्टेंट, तो नाइट्रोजन साइकिल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन फ्री फॉर्म में तो प्रेजेंट है, गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन हम उसको या प्लांट्स उसको डायरेक्टली यूटिलाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि पहले तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल तो प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने ही नाइट्रोजन को ट्रैप करना है एटमॉस्फेयर से। अब प्लांट्स के अंदर ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं हैं जो फ्री फॉर्म में नाइट्रोजन को यूटिलाइज़ करें और उसको फूड चेन के अंदर लेकर आएँ। सो द प्लांट हैज़ टू यूटिलाइज़ द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। तो नाइट्रोजन साइकिल का बेसिक पर्पज़ ये होता है कि जो एटमॉस्फेयर में फ्री गैशियस फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाए ताकि प्लांट्स उसको यूटिलाइज़ करें, फिर वो फूड चेन में आए हमारी और फिर बाकी कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स तक वो पहुंच जाए। तो स्टेजेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल अगर हम स्टार्ट करें तो पहली स्टेज में पहला जो पॉइंट है वो आता है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स के, जो एनवायरनमेंट में फ्री नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको नाइट्रेट्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए। अब उसके बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये एक तरीका है नाइट्रेट्स बनाने का, दूसरा है अमोनिफिकेशन एंड देन नाइट्रिफिकेशन। अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करें नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट में जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करना। अब ये 3 तरीक़ों से होती है, आगे इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि जो हमारी एयर है यानी जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग जब बादल गरजते हैं तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, वो ऐसे कैटलिस्ट एक्ट करता है और जो हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाती है। इट कुड बी NO2, इट कुड बी NO3, एक्स का मतलब है वो कोई भी ऑक्साइड्स हो सकते हैं। वो ऑक्साइड्स जो नाइट्रोजन के हैं दे डिजॉल्व इन वाटर, जो एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड हैं उसके साथ रिएक्ट करते हैं और नाइट्रस एसिड HNO2 और नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाते हैं। ये नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है और उसके साथ रिएक्ट करके फिर डिफरेंट फॉर्म में ये नाइट्रेट्स बनाएंगे। Okay, so in the second part of today's lecture we are starting with biological nitrogen fixation. नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है कि एटमॉस्फेयर में जो फ्री नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट करना। पहला जो तरीका था एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का, उसमें हमारे पास कैटलिस्ट है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। जब बिजली चमकती है तो उस वक्त एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं जो वाटर वेपर से रिएक्ट करके एसिड्स बनाते हैं और एसिड फिर साल्ट्स के साथ रिएक्ट करके यानी कि वो जो सॉइल में प्रेजेंट है उनके साथ रिएक्ट करके नाइट्रेट्स बनाएंगे।
अब सेकेंड, और फिर उसको प्लांट्स यूटिलाइज कर लेंगे। नेक्स्ट एक और तरीका ये है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम लोग ये बात करते हैं कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जिनके अंदर नेचुरली एबिलिटी है कि वो नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ ये बैक्टीरिया सिम्बियोटिक होते हैं। सिम्बियोटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो रिलेशनशिप है जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रहते हैं और एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से फ़ायदा ले रहा होता है, लेकिन जो पहला मेंबर होता है उसको नुकसान हो रहा होता है। लाइक यू कैन से कि एक पैरासिटिज्म, फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। हमने आगे टॉपिक पढ़ना है पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंशलिज्म, डिफरेंट रिलेशनशिप्स आगे होते हैं सिम्बियोसिस में। तो बेसिकली सिम्बियोटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरियाज है जो प्लांट्स के साथ उसकी रूट्स के अंदर रहते हैं, एज एन एसोसिएशन उसके साथ रहते हैं, और वो बैक्टीरिया प्लांट को ये फ़ायदा दे रहे होते हैं कि वो सॉइल से नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं नाइट्रेट्स में, और वो प्लांट्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और इन रिटर्न प्लांट्स उनको फूड शेल्टर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो सिम्बियोटिक इज डायरेक्ट रिलेशनशिप इन विच टू ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, आइदर दोनों को बेनिफिट हो रहा है या एक को बेनिफिट, एक को नुकसान हो रहा है, या एक को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को कोई नुकसान या फ़ायदा नहीं हो रहा है। हमने आगे नेक्स्ट टॉपिक में बात करनी है। सो एनीवेज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के थ्रू होती है। वो बैक्टीरिया सिम्बियोटिक भी हो सकते हैं और फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो पौधों के साथ उन्होंने कोई पार्टनरशिप ही की हो, लेकिन वो प्लांट्स के लिए जो फ्री फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी सॉइल पार्टिकल्स में, उनको नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे और उनको प्रोवाइड कर देंगे प्लांट्स को। तीसरा तरीका क्या है नाइट्रेट्स बनाने का? इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेबॉर्ट्री के अंदर इन विट्रो कंडीशंस में अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक रिएक्शन करवाएं अंदर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, और इसमें हम एज ए कैटलिस्ट प्लाटिनम को, पैलेडियम को यूज़ करें, तो हमारे पास अमोनिया गैस बनती है, और फिर अमोनिया को फर्दर सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करवा कर अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। इस तरह से भी नाइट्रेट बनाई जाती है। तो ये 3 तरीके हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के। सेकंड तरीका है नाइट्रेट्स बनाने का, उसको हम कहते हैं अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो डेड बॉडीज़ हैं प्लांट्स की या एनिमल्स की, या जो नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा, उनको ब्रेक डाउन किया जाता है क्योंकि उनके अंदर प्रोटीन्स होती है। डेड बॉडीज़ की जो प्रोटीन्स हैं डेड ऑर्गेनिजम्स की, उनको ब्रेक डाउन करके उनसे उन्हें कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया के अंदर बाय बैक्टीरिया विच इज़ नॉन एज अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। इस स्टेप को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन, के जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, डेड बॉडीज़ हैं, डेड प्लांट्स हैं, उनको उनसे प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया जाए, अमोनिया के अंदर उनको कन्वर्ट किया जाए। दिस इज़ कॉल्ड अमोनिफिकेशन। दिस इज़ डन बाय एन अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है नाइट्रिफिकेशन का, कि जब अमोनिया बन जाती है तो बाय अमोनिफाइंग बैक्टीरिया नेक्स्ट स्टेप होता है उस अमोनिया को नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट करना। नाइट्रोसोमोनास एक बैक्टीरिया है, वो उस अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है। फिर जब नाइट्राइट्स के ऊपर एक और बैक्टीरिया है नाइट्रोबैक्टर, वो एक्ट करता है और वो नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। तो अमोनिफिकेशन क्या है? सिंपली डेड बॉडी से जो प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करके अमोनिया में कन्वर्ट करना बाय अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नाइट्रिफिकेशन, जिसमें पहले उस अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट्स में इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, और बाद में नाइट्राइट्स को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट्स में इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। लास्ट है एसिमिलेशन। जब हमारे पास ये मतलब यू कैन से कि ये हमारे पास सेकंड स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल का, कि जब हमारे पास अमोनिया नाइट्रेट्स बन जाते हैं तो वो अब नाइट्रेट्स ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज़ करेंगे। सबसे पहले तो प्रोड्यूसर्स हैं, वो ही इसको यूटिलाइज़ करेंगे, वो उसको फूड चेन में लेके आएंगे। क्लोरोफिल, वी ऑल नो क्लोरोफिल के अंदर नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं, यानी कि प्लांट के बिल्डिंग ब्लॉक में भी नाइट्रोजन इन्वॉल्व है। तो प्लांट्स के लिए तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नाइट्रोजन। इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में जेनेटिक इंजीनियरिंग में बात की थी कि एज अ फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन एक्ट करते हैं। तो प्लांट्स क्या करेंगे? उस नाइट्रेट्स को यूटिलाइज़ करेंगे अपनी इसेंशियल प्रोटीन्स बनाने के लिए। इसके अलावा जो प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड हैं, ज़ाहिर फूड बनेगी तो हम उसको एज अ फूड पर्पसेस एनिमल जो हैं वो इनटेक करेंगे। जो हर्बीवोर्स हैं, डायरेक्टली प्लांट्स खाते हैं, उनके अंदर भी वो नाइट्रोजनस कंपाउंड एंटर हो जाएंगे। ओके, द थर्ड पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर, डीनाइट्रिफिकेशन। हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल के स्टेप्स की। सबसे पहले हमने नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया नाइट्रेट्स में। इसको कन्वर्ट करने के लिए 2 मेथड्स हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन और दूसरा अमोनिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर अमोनिफिकेशन और फिर डीनाइट्रिफिकेशन।
अब लास्ट जो हमारे पास बच जाता है यानी कि अब सिमुलेशन होती है, फिर उसके बाद एज वी डिस्कस सिमुलेशन इज यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रेट्स। ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं, पहले प्रोड्यूसर्स उसको यूटिलाइज करते हैं, फिर जो हर्बीवोर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब जो भी खाएंगे ऐसे ऐसा फूड चेन में नाइट्रोजन आ जाएगी। लास्ट स्टेज क्या होती है? डी नाइट्रिफिकेशन, जिसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है उसको दोबारा से इन्वायरमेंट में रिलीज़ किया जाता है। उसको किस फॉर्म में रिलीज़ किया जाता है? देयर स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया जिनको हम डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, वो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स को दोबारा से रिड्यूस करके कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन गैस में, और वो नाइट्रोजन गैस एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाती है, हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाती है। इफ़ यू कैन सी इन द फिगर डिफरेंट स्टेजेस शो की हुई हैं। पहले नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर है, फ्री फॉर्म में अवेलेबल है। थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की प्रेजेंस में वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होगा। दूसरा तरीका क्या है इस नाइट्रोजन को फिक्स करने का? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। दे हैव रिटन सिम्बियोटिक बैक्टीरिया एक तरफ उन्होंने शो किया हुआ है जो प्लांट के रूट्स में प्रेजेंट है, और एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा रहा है। दूसरा मेथड हम लोगों ने पढ़ा था नाइट्रोजन फिक्सेशन का अमोनिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। तो यहाँ पर उन्होंने शो किया कि रैबिट है, रैबिट की जब डेड बॉडीज़ हैं उनमें डीकम्पोजेज ऐड करेंगी, प्रोटीन प्रोड्यूस होंगे, उन पर अमोनिफाइंग बैक्टीरिया ऐड करके अमोनिया बनाएंगे। अमोनिया पे फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऐड करेगा, नाइट्राइट्स बनाएगा, और नाइट्रेट्स आगे नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे बाय नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। फिर नाइट्रेट्स, नेक्स्ट स्टेप है सिमुलेशन का। यू कैन सी सिमुलेशन में यूटिलाइजेशन होगी। सिमुलेशन के बाद जब प्लांट्स हैं वो यूटिलाइज़ कर लेंगे नाइट्रेट्स को, हर्बीवोर्स प्लांट्स को खाएंगे तो वो उनके अंदर नाइट्रेट्स चले जाएंगे। लास्ट स्टेप होता है डीनाइट्रिफिकेशन का। यू कैन सी दे हैव शोन के नाइट्रेट्स को दोबारा से डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट कर रहा है नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर में, यानी फ्री फॉर्म में नाइट्रोजन की कन्वर्ट करेगा और वो एटमॉस्फेयर का दोबारा से हिस्सा बन जाएगी। पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इंटरेक्शंस इन इकोसिस्टम। अब एक इकोसिस्टम में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जो इकट्ठे रहते हैं और वो एक दूसरे से डिफरेंट वेज में इंटरेक्ट करते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन एंड इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंट्रा का मतलब होता है बिटवीन या विद इन, हम कह सकते हैं कि सेम स्पीशी के मेंबर्स के दरमियान में जो इंटरेक्शन है, जैसे एक लॉयन का एक लॉयन के साथ, एक रैबिट का एक रैबिट के साथ, एक ह्यूमन का एक ह्यूमन के साथ, जो विद इन द स्पीशी यानी कि एक जैसे मेंबर्स के दरमियान इंटरेक्शन है उसको हम इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं। और इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है जो बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशी है, लाइक एक कैट और डॉग का, एक फ्रॉग और स्नेक का, एक रैबिट और एक ग्रास होपर का। तो जो डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान इंटरेक्शन है वो इंटर स्पेसिफिक है, और जो बिटवीन द सेम स्पीशीज़ है उसको हम इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं। सो देयर आर द टू काइंड्स ऑफ इंटरेक्शंस, इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक। सबसे पहला जो हमें इंटरेक्शन पढ़ना है वो है कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन किस तरह से होता है कि हमें पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, शॉर्ट सप्लाई होती है न्यूट्रिएंट्स। अगर हम सॉइल के अंदर देखें, स्पेस देखें, हैबिटेट, लाइट, टेम्परेचर, एनिमल्स जो एक दूसरे को खाते हैं, ये सारे लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। शेल्टर, हैबिटेट, ये सब लिमिटेड है। अब क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं वो एक जगह पर वो आपस में compete करते हैं रिसोर्सेज के लिए। वो कंपटीशन इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है, यानी कि एक ही स्पीशी के मेंबर, जैसे एक घर में 10 लोग रहते हैं और 3 रोटियां हों तो दे वुड बी द कंपटीशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशी। और बिटवीन डिफरेंट स्पीशी भी कंपटीशन हो सकता है, जैसे एक जंगल है उसमें डिफरेंट एनिमल्स रहते हैं तो, और शॉर्ट लिमिटेड एरिया है, हैबिटेट के लिए कंपटीशन हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, फूड के लिए। तो कंपटीशन इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है और इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है। कंपटीशन जो इंट्रा स्पेसिफिक होता है यानी कि विद इन द सेम स्पीशी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है ऑब्वियसली एज़ कम्पेरेटिव टू द इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन, यानी सेम स्पीशी के जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा स्वेयरली कम्पीट करते हैं। जैसे ह्यूमन्स ह्यूमन के साथ ज़्यादा स्वेयरली कम्पीट करेंगे, ह्यूमन डॉग्स के साथ तो उनका कोई कॉम्पिटिशन ही ना होगा। तो विद इन द इस तरह डॉग्स के साथ कम्पीट करते हैं, तो कॉम्पिटिशन हमेशा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा सेम स्पीशीज़ के दरमियान में, मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज़ के दरमियान में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होगा। इसी तरह प्लांट्स हैं तो वो भी कंपटीशन शो करते हैं स्पेस के लिए, लाइट के लिए, वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए। तो इस तरह के कंपटीशन को हम एक जो इंटरेक्शन के अंदर स्टडी करते हैं इन एन इकोसिस्टम। इसका सिग्निफिकेंस क्या होती है, इसका फ़ायदा बेसिकली ये होता है कि इससे एक बैलेंस मेंटेन रहता है बिटवीन द रिसोर्सेज एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ स्पीशी। एज वी ऑल नो दैट
देर इज़ अ थ्योरी फॉर द फिटेस्ट फॉर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो ऑर्गेनिज्म बेस्ट सूटेड टू एनवायरनमेंट होते हैं फिर वो सर्वाइव करते हैं, वो प्लांट्स, वो एनिमल्स, वो ह्यूमंस, और जो सर्वाइवल के लिए फिटेस्ट नहीं होते वो ख़त्म हो जाता है उस कंपटीशन में, ज़ाहिर है वो हार जाएंगे तो वो फिनिश हो जाएंगे। सो इंट्रैक्शन जो भी है, खासतौर पर जो कॉम्पिटिशन वाला इंट्रैक्शन है, इसका पर्पज़ ये होता है कि बैलेंस मेंटेन रहे ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, रिसोर्स के दरमियान, और जो फिटेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं वो सर्वाइव करें। नेक्स्ट है प्रीडेशन। प्रीडेशन इज़ एन इंट्रैक्शन बिटवीन टू एनिमल्स, ठीक है, दो डिफरेंट स्पीशीज़ के एनिमल, जैसे एक कैट और लाइन, लाइन और डियर, लाइन और ज़ेब्रा, फ्रॉग और स्नेक, दो डिफरेंट स्पीशीज़ के एनिमल्स के दरमियान एक इंटरेक्शन हो सकता है, या एक प्लांट और एक एनिमल के दरमियान भी हो सकता है। जैसे अब आगे एग्जांपल देखते हैं, इसमें दो मेंबर्स होते हैं, एक प्रीडेटर होगा, एक प्रे होगा। प्रे वो एनिमल होगा जो बेचारा विच इज़ बीइंग टैग्ड, किल्ड एंड फेड अपॉन, जो शिकार हो रहा है, जिसको खाया जा रहा है, वो प्रे होगा, और जो अटैक कर रहा है, जो खा रहा है, जो शिकार कर रहा है, वो प्रीडेटर होगा। जैसे एनिमल्स की बात की जाए तो सारे कार्निवोर एनिमल्स या प्रीडेटर्स। फ्रॉग है वो मॉस्किटोज़ को खाते हैं, फॉक्स रैबिट को खाते हैं, लाइन ज़ेब्रास को खाते हैं। इस तरह से ये सारे प्रीडेटर प्रे का रिलेशनशिप सारे एनिमल्स में एग्जिस्ट करता है। और सम टाइम ऐसे भी होता है कि एक एनिमल जो प्रीडेटर है किसी एक का, वो किसी और का प्रे हो। फॉर एग्जांपल, इसकी सीधी सी एग्जांपल है, जैसे फ्रॉग है वो इंसेक्ट्स को खाता है, तो फ्रॉग इज़ अ प्रीडेटर, इंसेक्ट इज़ अ प्रे। लेकिन यही फ्रॉग प्रे है स्नेक का, स्नेक फ्रॉग को खाता है। इस तरह स्नेक को कौन खाता है? ईगल। तो एक प्रीडेटर एनिमल किसी और एनिमल का प्रे भी हो सकता है, ठीक है। फ्रॉग इज़ गोइंग टू ईट इंसेक्ट एंड स्नेक इज़ गोइंग टू ईट फ्रॉग एंड ईगल इज़ गोइंग टू ईट स्नेक। तो ये सारे एक दूसरे के साथ लिंक है, एक प्रीडेटर किसी दूसरे प्रीडेटर का प्रे बन सकता है। So this is the interaction between the predator and a prey. ओके, कॉन्टिन्यूइंग द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर, प्रीडेटर्स और प्रे की हम बात कर रहे थे कि प्रीडेशन वो लिंकेज है या वो एसोसिएशन है जो दो एनिमल्स के दरमियान भी हो सकता है ऑफ डिफरेंट स्पीशी, या एक प्लांट और एक एनिमल के दरमियान भी हो सकता है। जैसे कुछ प्लांट्स हैं वो कार्निवोरस हैं, वो इंसेक्ट्स खाते हैं। अब उन्हें इंसेक्ट्स क्यों चाहिए होता है? इंसेक्ट्स के स्केलेटन में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, तो उस नाइट्रोजन की नीड को पूरा करने के लिए वो प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाते हैं। ऐसे पौधे होते हैं जो ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं जहाँ पर उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रही होती, या वो लैंड बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, मिनरल्स नहीं होती, सॉइल फर्टिलिटी नहीं होती वहाँ पर। तो ऐसे प्लांट्स सर्टेन काइंड ऑफ नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए शहद प्रोड्यूस करते हैं, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, रस प्रोड्यूस करते हैं। फिर वो इंसेक्ट जो फूड के लिए देख रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं, वो उस नेक्टर पे आके बैठते हैं, और जैसे वो उस नेक्टर पे या उस मतलब प्लांट पे आके बैठते हैं तो वो जो प्लांट है वो उस इंसेक्ट को इनगल्फ कर लेता है। अब इसके एग्जाम्पल है, फर्स्ट फिगर जो स्लाइड में शो की हुई है वो वीनस फ्लाई ट्रैप है। ये बाई लोब्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दरमियान में जब इंसेक्ट आके बैठते हैं तो ये दोनों लोब्स क्लोज हो जाते हैं। इस तरह सेकंड फिगर है पिचर प्लांट की। पिचर प्लांट की लिड पे जब कोई एनिमल आके बैठता है, कोई इंसेक्ट आकर बैठता है, तो ये पिचर फ़ौरन से जो पिचर का कवर है वो बंद हो जाता है। नेक्स्ट नीचे सन ड्यू की फोटो शो की हुई है, इंसेक्ट जैसे ही आके बैठे ये रोल होता हुआ इंसेक्ट को अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है। तो प्रीडेशन का की सिग्निफिकेंस क्या है कि जो प्रे की पॉपुलेशन है वो कंट्रोल रहे, अंडर सेक्ट रहे, इस तरह एक इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहता है। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि एक एनिमल जो प्रीडेटर है वो किसी और ऑर्गेनिज्म का प्रे भी है, तो बैलेंस हमेशा मेंटेन रहेगा प्रीडेटर और प्रे का। इसके अलावा इस तरह के ह्यूमन भी इस तरह के बेनिफिट्स को यूज़ करते हैं। जैसे कुछ फार्मर्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके जो एरिया है, जो लैंड है, वहाँ पर पेस्ट जो है वो कंट्रोल में रहे, वीड्स जो है वो कंट्रोल में रहे, तो वो ख़ुद ऐसे कह लें कि ऐसे एनिमल्स को रिलीज़ करते हैं जो इनको खा जाएं, ठीक है। जैसे पेस्ट को खाने वाले एनिमल्स होते हैं या वीड्स को खाने वाले एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ख़ुद इंटेंशनली वो प्रीडेटर्स को रिलीज़ करते हैं उस लैंड के ऊपर ताकि जो पेस्ट हैं या वो खा दें। इसमें डिफरेंट एग्जांपल आ जाती है, जैसे स्पाइडर्स हैं, कुछ वेस्प होती हैं, ड्रैगन फ्लाइज होती हैं। ये सारे क्या होते, ये आर इंसेक्ट ईटर, बेसिकली पेस्ट ईटर्स होती हैं। तो ये स्पाइडर, वेस्प, ड्रैगन फ्लाइज को कुछ से फार्मर्स इंटेंशनली रिलीज़ करवाते हैं अपने लैंड के ऊपर ताकि ये वहाँ पर जो वीड्स ग्रो कर रही हैं, जो पेस्ट हैं, उनको इनगल्फ कर लें, उनको खा लें।